वर्तमान में भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। बहुत इंपॉर्टेंट, या यूं कहूं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद मौलिक कर्तव्यों में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। और सही जवाब होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 11। जी हां, जब हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए। लेकिन बाद में 1999 में जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नया मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जोड़ा गया। और उसके बाद भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अब अनुच्छेद 51 क में हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में संशोधन करके नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मतलब अभी मैंने आपसे जो कहा कि जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा और उसके बाद कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में हो गए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ऑप्शन से यहां पर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। और सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 86वां संविधान संशोधन वह संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो यहां पर बच्चों जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर जिस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया वह कहीं ना कहीं शिक्षा की बात कर रहा है, और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इस संशोधन के माध्यम से जिस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा वह कहीं माता पिता और संरक्षक पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह अपने बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराए। यह उनका कर्तव्य है जो कि अब भारतीय संविधान में नवीनतम मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 1976, 1978, 1982 या इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहां पर नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा ऐसा नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। और सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1976। क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जब 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई तो यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। और मैंने आपसे बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए जोड़े गए और यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संरक्षण मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है? बहुत इंपॉर्टेंट, अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा निम्नलिखित में से ऐसे कौन है जिसके संरक्षण, प्रोटेक्शन के संबंध में प्रावधान भारतीय मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वन्य प्राणी। और सही ऑप्शन है बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर डी, वन्य प्राणी अर्थात वाइल्ड लाइफ। जी हां, अब बच्चों कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में प्रावधान तो है, लेकिन यह प्रावधान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के संबंध में, उसके संरक्षण के संबंध में नहीं। जबकि मौलिक कर्तव्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में स्पेसिफिक कुछ भी वर्णन नहीं किया। लेकिन वन्य प्राणियों के प्रति दिल में दया की भावना रखना और उनका संरक्षण, यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में अधिरोपित किया गया। तो यहां पर सही ऑप्शन, इसीलिए मैंने आपसे क्या बताया, वन्य प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में यहां यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, चुनाव में मतदान करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। और सही ऑप्शन है बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चुनाव में मतदान करने का कोई मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया। बच्चों मैंने आपसे बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जिन सिफारिशों को किया उनमें से कुछ ही सिफारिशें मानी गई और उनके आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य स्थापित किए गए। लेकिन कुछ अन्य सिफारिशें भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी जिन्हें भारत में मौलिक कर्तव्यों में जगह नहीं दी। वो थी चुनाव में मतदान करने की सिफारिश,
परिवार नियोजन की सिफारिश, ये वे सिफारिशें हैं जिनके बारे में सरदार सिंह कमेटी ने कहा था कि इन्हें भी मौलिक कर्तव्यों में अधिरोपित किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं माना गया और प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में चुनाव में मतदान करने जैसा कोई मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है। ध्यान दीजिए बच्चों, मौलिक कर्तव्यों के नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है वाद योग्य, अवाद योग्य, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है या इनमें से कोई नहीं। और सही ऑप्शन होगा बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर बी अर्थात अवाद योग्य। अब बच्चों यहां पर इस प्रश्न की व्याख्या को जरा आप ध्यान से समझें। अगर हम मौलिक कर्तव्यों को देखें तो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से चुप है, मतलब कहीं पर मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें तो मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता, या मैं इसे यूं भी कह सकता हूं, ये वे मौलिक कर्तव्य जिनका पालन हमें अपने अंतःकरण से करना हो। तो अंतःकरण से जिनका पालन किया जाना है उन्हें वाद योग्य प्रकृति का तो बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य गैर वाद योग्य प्रकृति के। हालांकि कुछ मौलिक कर्तव्यों को उन्होंने विधियों में शामिल कर दिया है और उसके आधार पर यह प्रावधान किया कि अगर आप इनका उल्लंघन करेंगे तो आपको विधि के अनुसार दंडित किया जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और भारत के कानून में भी वर्णित किया, तो अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो आपको उस कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो कर्तव्यों के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, लेकिन विधि में यह वर्णित किया कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न करें या इसके विपरीत उसका अपमान करें तो आपको विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है। बच्चों अगले क्वेश्चन में यहां पर कहा जा रहा है कि न्यायिक कार्यों के संबंध में न्यायपालिका राज्य नहीं है, किंतु प्रशासनिक कार्यों के संबंध में न्यायपालिका राज्य है। तो फिर से रिपीट करूंगा बच्चों, न्यायपालिका के संबंध में यहां यह कथन है कि जब भी कभी न्यायिक कार्यों का संपादन किया जा रहा हो तब न्यायपालिका राज्य में सम्मिलित नहीं, लेकिन जब भी वह किन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कर रही, मींस प्रशासनिक कार्यों का संपादन कर रही, तो वह राज्य है। यह निम्न में से किस वाद में निर्धारित किया गया? मतलब कहीं ना कहीं यह अनुच्छेद 12 के संबंध में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन से बच्चों शांताबाई बनाम मद्रास राज्य, AR अंतुले बनाम RS नायक, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी अर्थात AR अंतुले बनाम RS नायक का वाद। एक्चुअली अनुच्छेद 12 में जिस अन्य प्राधिकारी शब्द का वर्णन किया गया उस अन्य प्राधिकारी में क्या न्यायपालिका सम्मिलित है या न्यायपालिका राज्य है या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा और यह विवाद कई लंबे समय तक चलता रहा। अंत में AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे के सारे विवाद को खत्म किया और उन्होंने एक दो तरह की पॉलिसी अपनाते हुए निर्णय पारित किया। उन्होंने कहा जब भी न्यायपालिका द्वारा किन्हीं प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाए, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए जाए, तो वहां पर वह राज्य की श्रेणी में आएगी। और इसके समर्थन में उन्होंने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 145 और 146 की जिक्र किया। अनुच्छेद 145 जो कि सुप्रीम कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति की बात करता है, और अनुच्छेद नंबर 146 जो यह कहता है कि अनुच्छेद 146 जो यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय के लिए अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस संबंध में यह प्रशासनिक कार्य और यहां पर न्यायपालिका राज्य मानी जाएगी। लेकिन जब भी कभी न्यायपालिका अपने न्यायिक कार्यों का संचालन कर रही है उस समय उसे राज्य की श्रेणी में नहीं माना जाए। तो ये डबल थ्योरी वाला सिद्धांत AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह चर्चा की जा रही है विधि शब्द को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 और अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4। और अगर मैं आपसे बात करूं लॉ मींस विधि शब्द की, तो उसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 सब क्लॉज नंबर 3 में परिभाषित किया गया। जी हां बच्चों, आर्टिकल नंबर 13 जो कि संविधान पूर्व और संविधान पश्चात की विधियों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का बात करता है, उसी में अनुच्छेद 13 के उपअनुच्छेद 3 में विधि शब्द को यानी कानून को परिभाषित किया गया। अगर हम यहां पर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 को देखें तो उन्होंने कहा विधि में सम्मिलित है कोई भी आदेश, अधिनियम, नियम, विनियम, कोई भी रूढ़ि,
प्रथा या अध्यादेश, और इन सभी को विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 में सम्मिलित किया। तो जब भी हम कभी संविधान पूर्व की विधि की बात करें तो वहां भी विधि में ये सभी सम्मिलित है, और जब भी हम कभी संविधान पश्चात की विधियों की बात करें तो वहां भी विधि में ये सभी सम्मिलित है। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 लॉ को डिफाइन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां यह पूछा जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 14 सब क्लॉज 1 में विधि के समक्ष सिद्धांत समानता का जो सिद्धांत है उसे किस देश के संविधान से ग्रहण किया? ऑप्शन से ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जापान। और इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अर्थात ब्रिटेन। जी हां बच्चों, अनुच्छेद नंबर 14 जो कि समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है, उसमें दो प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया। विधि के समक्ष समानता मींस इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण मींस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और ये दोनों ही सिद्धांत अलग अलग देशों से लिए गए। विधि के समक्ष समानता जहां ब्रिटेन के संविधान से लिया है, वहीं विधियों का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया। और बिल्कुल सामान्य अर्थों में विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, हर बराबर है, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो। मतलब प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सभी व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है और उन्हें समान रूप से न्याय प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 19 निम्न में से किस आधार पर निलंबित नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार का एक क्वेश्चन की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी की थी, जब मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में निम्न में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो समाप्त नहीं होता। और यहां पर पर्टिकुलरली अनुच्छेद 19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ऑप्शन से युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या उपरोक्त सभी दशाओं में आर्टिकल 19 निलंबित होगा। और इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी अर्थात सशस्त्र विद्रोह। ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 18 में जिन आपातकालीन संबंधों का प्रावधान किया, उसी के आर्टिकल 358 और 359 इन दो अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में प्रावधान। और उसी में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 19 जो वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, यह एक दशा में निलंबित होगा लेकिन एक दशा में निलंबित नहीं होगा। कैसे? मतलब अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मींस अनुच्छेद 352 की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तो इस दशा में अनुच्छेद 19 सस्पेंड होगा, निलंबित होगा। लेकिन अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल आर्म्ड रिबेलियन मींस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया हो तो फिर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, वो यथावत लागू रहेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सशस्त्र विद्रोह शब्द अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। उसके पहले यहां पर जो शब्द था वो था आंतरिक अशांति, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा देश में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को अनुच्छेद 352 में आपातकाल के आधारों में जोड़ा और यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19 सशस्त्र विद्रोह की दशा में निलंबित नहीं होगा।